हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रैन स्काई टावर के 10वें फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना स्कारलेट मॉन्स्टर के साथ होता है। उस बॉस मॉन्स्टर का नाम स्कारलेट सोल डिफेंडर होता है। रैन उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो बॉस उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करता है, जबकि रैन अपने शैडो मूड को एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि फैंटम मूड को एक्टिवेट करता है और वो गायब होकर उसके ऊपर चला जाता है। रैन उसे कहता है, तुम तो मेरे शैडो को भी नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे क्या मारोगे। और साथ ही रैन अपने डैगर को उसके कंधे में दंसा देता है, जिससे उसका ब्लड निकलता है। लेकिन वो बॉस का गुस्सा हो जाता है। वो बॉस अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिससे एक जबरदस्त प्रेशर बनता है और रैन उसके ऊपर से पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है, इसकी तलवार का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, ये तो एक फायर टाइप का एलिमेंट है और ये बॉस भी मुझे बेजर्क टाइप का बॉस लगता है। नेक्स्ट सीन इन दोनों डंजन के बाहर का दिखाया जाता है, क्लोवर गिल्ड का, जहाँ पर क्लोवर गिल्ड की बॉस बैठी न्यूज पार्टी होती है। वहाँ पर उसे न्यूज में दिखाया जा रहा होता है सिटी एच में, जहाँ पर सेज मूड का एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था और हमारे बहुत सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। जब उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, वहीं पर फॉरगेटन सी डंजन का गेट ओपन हुआ और वो सारे के सारे उस डंजन के अंदर खींचे चले गए। थोड़ी देर के बाद उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और कहती है, बॉस मैं कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्स लेकर आई हूँ जो कि सीधी एसोसिएशन से आई हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी है, इन फाइल्स के अंदर उन सारे हंटर्स के नाम है जो कि फॉरगेटन सी डंजन के अंदर खींचे गए हैं और हमारी ज़ाओबी का नाम भी इन हंटर्स की लिस्ट में है। वो बॉस से पूछती है, बॉस अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। बॉस उसे कहती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमारी ज़ाओबी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फॉरगेटन सी डंजन के अंदर अपना ख्याल रख सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने किसी मेंबर को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, फॉरगेटन सी की डंजन को क्लियर करने के बाद हमारे क्लोवर गिल्ड का नाम फिर से रोशन हो जाएगा, हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जाओ और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो, हम सब लोग मिलकर फॉरगेटन सी डंजन के अंदर जाने वाले हैं। एसोसिएशन की तरफ से यही लिस्ट हांगटू गिल्ड वालों को भी दी जाती है। बॉस अपने सामने उस लिस्ट को रख के बैठा होता है, जबकि वो लूमी का दोस्त उसे कहता है, बॉस अब हम लोग क्या करेंगे, सूखे भी अंदर चली गई है, हम लोग उसे बचाने के लिए डंजन के अंदर जाएंगे। हांगटू गिल्ड का लीडर यानी कि बॉस उसे कहता है, उस लड़की के बारे में मुझे जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, हमने उसे ऐसे ही अपने ग्रुप को ज्वाइन करने दिया है। और दूसरी रही बात उस डंजन के अंदर जाने की, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारा हांगटू ग्रुप इस पूरे सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। जाओ और जाकर हमारे सारे साथियों को इकट्ठा करो, हमारे पास जितने भी हंटर्स अवेलेबल हैं उन सबको गैदर करो, हम सब लोग एक टीम बनाकर फॉरगेटन सी डंजन के अंदर जाएंगे और उसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सीन फिर से स्काई टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बॉस रैन के ऊपर अटैक करता है और कहता है, अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ पर होने का हक नहीं है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम अगले फ्लोर पर नहीं बच पाओगे। रैन कहता है, हालांकि ये सिर्फ 10वें फ्लोर का बॉस है, लेकिन ये बॉस द पावरफुल है और ऊपर से ये मेरा स्पेशल स्किल जिसका नाम फैंटम है, ये भी खत्म होने वाला है। बॉस उसके ऊपर अपनी तलवार से जबरदस्त अटैक करता है, रैन पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे की तरफ गिरने के बाद रैन का फैंटम वाला स्किल खत्म हो जाता है। बॉस उसे कहता है, अब जब कि तुम्हारा वो फैंटम वाला स्किल भी खत्म हो चुका है, तो क्यों ना तुम मेरे सामने हार मान लो, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, मुझे लगा था शायद यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। रैन उसे कहता है, लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। रैन उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी से कोई भी डिमोनिक ऑरा नहीं निकल रहा, अभी अभी जिस बॉस मॉन्स्टर को मैं मार कर आ रहा हूँ वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी बॉडी के अंदर से ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकल रहा था, उसके मुकाबले में तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। रैन उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा वीक होगे, यहाँ तक कि तुम्हारी वो तलवार का फायर एलिमेंट वाला अटैक वो भी बहुत ज्यादा वीक था, मैं तो बस तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था, लेकिन तुम मेरे टेस्ट में फेल हो चुके हो। तुम्हारी बॉडी से डिमोनिक ऑरा क्यों नहीं निकल रहा, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में जो वेपन है उसके अंदर से बहुत सारी डिमोनिक ऑरा निकल रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा कम निकल रहा है। तुम्हें यहाँ पर एक डीमन बॉस बनाया किसने है। स्कारलेट बॉस से कहता है, हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर मुझे किसने यहाँ पर छोड़ा है, लेकिन मुझे इतना याद है कि यहाँ पर जितने भी इंसान तुम्हारी तरह के जितने भी इंसान यहाँ पर पहले आए हैं, मैं उन सबके साथ फाइट करता रहा हूँ, तब तक कि मैं दोबारा से रीसेट नहीं हो जाता। वो लोग मुझे मार देते हैं और मैं फिर से रीसेट हो जाता हूँ और यहीं पर आ जाता हूँ। रैन जल्दी से अपनी सीफन हीलिंग वाली स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे पास से कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म करता हूँ। स्कारलेट बॉस भी अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। बॉस की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है जो कि स्लैशेस की सूरत में होती है। रैन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके ऊपर छोटे
छोटे छोटे कट लगते जाते हैं बॉस की एनर्जी की वजह से। लेकिन रैन ने क्योंकि अपनी सिफोन हीलिंग वाली स्किल को एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी पर कट लगते हैं वो साथ ही कट बढ़ते जाते हैं। रैन अपने स्पेशल डैगर को बाहर निकालता है और कहता है ये वाला डैगर मैंने स्पेशल रखा हुआ है, अब देखना जरा मेरा एक भी अटैक मिस नहीं होगा, मैं सीधा तुम पर अटैक करने वाला हूँ, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं रहा। रैन उसके उस स्पेशल स्किल के बावजूद आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हालांकि उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों ब्लेड्स को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। स्कारलेट बॉस उसे कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक हीलिंग एबिलिटी है, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा हैरान नहीं हूँ। मैं हैरान इस बात से हूँ कि तुम दो फॉर्म्स को यूज कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे पास दो क्लासेस हैं। तुम अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हो और एक असैसिन भी बन सकते हो। स्कारलेट बॉस रैन से कहता है अब जबकि तुमने मेरी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं अपनी फुल पावर को यूज करते हुए तुम पर अटैक करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रैन उसे कहता है तुम्हें अपनी फुल पावर को मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बॉस अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रैन अपने एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को रोक लेता है। रैन सिर्फ एक ही हाथ से उसकी बड़ी सी तलवार को रोक कर खड़ा होता है और साथ ही अपने हाथ को झटका देते हुए उसकी तलवार को तोड़ देता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी इस तलवार को तोड़ देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी बचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो डिमोनिक ऑरा ही नहीं है। बॉस अपने ब्लेड को टूटता हुआ देखकर बॉस हैरान हो जाता है और कहता है तुम मेरे ब्लेड को कैसे तोड़ सकते हो, तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। स्कारलेट बॉस कहता है लगता है कि जो मेरे सामने नाटक कर रहा था वीक होने का, मुझे जल्दी से इस पर अटैक करना होगा। अपने दूसरे हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसे पंच मारने लगता है, लेकिन रैन अपने डैगर को यूज करते हुए उसके बाजू पर अटैक करता है और उसके बाजू को ही काट देता है। स्कारलेट बॉस उसे मार खाने के बाद सोच रहा होता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि मुझसे ऊपर वाले जो फ्लोर वाले लोग हैं सिर्फ वही इसको हरा सकेंगे। रैन हंसते हुए उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम मेरे सामने बहुत ज्यादा वीक हो, मैं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था। अब जबकि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर लिया है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रीसेट कर देता हूँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम फिर से रीसेट हो जाओगे। और रैन उसके ऊपर अपने डैगर से जबरदस्त अटैक करता है और उसके दूसरे बाजू को भी काट देता है और साथ ही उसकी टांगों को भी काट देता है, जिससे वो स्कारलेट बॉस नीचे की तरफ गिर जाता है। रैन उसके सर को अपने हाथ से पकड़ता है और उसके सर को स्पाइनल कॉर्ड समेत ही नीचे से उखाड़ लेता है। रैन ने उसके सर को अपने हाथ में पकड़ा होता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि लोगों का टाइम जाया करना यही तुम्हारी बेस्ट एबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारे पास फाइटिंग एबिलिटी तो कोई है नहीं। स्कारलेट बॉस उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस बात के लिए खुश क्यों हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे हाथों से हार चुका हूँ। स्कारलेट बॉस रैन से कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी से कुछ ऐसी सेंट आ रही है जो कि मेरी बॉडी से आती है, लेकिन मेरे आर्मर और मेरा वेपन ये हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ बैटल करने के लिए हूँ। जब भी यहाँ पर कोई डबल अवेकनर आता है तो मुझे उसके साथ बैटल करना होती है। रैन उसके सर को नीचे फेंक देता है और कहता है अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है चलो फिर ठीक है, मैं नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ, हो सकता है कि शायद कभी हम लोग दोबारा मिले। स्कारलेट बॉस का सर नीचे गिरने के बाद कहता है मुझे कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वो सारे बहुत ज्यादा ब्लरी हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किसके हैं। मुझे तुम्हारी तरह का एक हंटर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह का था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और वो अपनी बैकग्राउंड मेमोरीज में दिखाता है कि वो एक बड़े से आर्मर के सामने जाकर खड़ा होता है। ये वही मॉन्स्टर है, पहले वो एक इंसान हुआ करता था, फिर वो उस आर्मर को पहनकर इस स्काई टावर के अंदर आ जाता है और 10th फ्लोर का बॉस बन जाता है। रैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं लगता, ये तो एक इंसान की तरह का है। रैन सोच रहा होता है आज ये स्काई टावर किस लिए बनाया गया है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और साथ ही स्कारलेट बॉस की बॉडी वहाँ से डिस्पियर हो जाती है, यानी कि वो रीसेट हो गया है। 10th फ्लोर को क्लियर करने पर रैन को एक रिवार्ड मिलता है जिसका नाम ब्लड ब्लेड रिमेन्स होता है। उसे कहा जाता है जब तक तुम्हारा ये रिवार्ड तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम इसे यूज नहीं कर सकते, जैसे ही तुम्हारा ये रिवार्ड तैयार हो जाएगा तुम इसे अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के साथ फ्यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं उस पोर्टल के बारे में, फॉरगॉटन सी के पोर्टल के बारे में। वहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि बैठा होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट है फ्लेम ड्रैगन गिल्ड का। वो वहाँ पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है, वो टाइम देखता है और कहता है 9 बज चुके हैं, लेकिन वो बंदा अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट सीन फॉरगॉटन सी डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड लीडर अपने सारे साथियों से कहता है सभी लोग आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। वो सारे लोग तोत पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तोत ने अपने ग्रीम वॉर के अंदर से जो लाइट का टावर बनाया होता है वो अभी भी वहीं पर होता है। सब लोग उसे पार करके उसके आगे नहीं जा पा रहे होते। टेक्नीशियन उससे कहता है बॉस वो सुरह बालों वाला लड़का अभी तक उसके अंदर नहीं जा पाया और हमारे सारे मैजिकल अटैक्स भी बिल्कुल बेकार हैं, वो सारे भी उस लाइट को पार करके आगे नहीं जा पा रहे। एसोसिएशन का बंदा कहता है तो ये तोत की पावर है, ये ब्लेसिंग ऑफ सैंड है, ये एबिलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है, इस एबिलिटी को कर्सिंग पीरियड भी कहते हैं। सुरह बालों वाला लड़का उसे कहता है ये कर्सिंग पीरियड ये क्या चीज है, ये कौन सी एबिलिटी है। एसोसिएशन वाला बंदा जैसे उसे बताने लगता है साथ ही वो कहता है ये एबिलिटी स्टार्ट हो रही है। सुरह बालों वाला लड़का अपने सर पे हाथ रख लेता है और जमीन पर बैठ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे हंटर्स होते हैं जो कि अपने सर पे हाथ रखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो भी तोत की तरफ देखती है और कहती है तो इसने अपने सामने
सैंड की एक बड़ी सी वॉल बनाई हुई है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि इसने इतना बड़ा सा स्पेल क्रिएट कर लिया है। लेकिन साथ ही जाओ भी हैरान भी होती है। जाओ भी कहती है हम में से बहुत सारे इसके स्पेल की वजह से इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। काफी सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर इस स्पेल का असर नहीं हो रहा। एसोसिएशन वाला मैनेजर आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल मैजिक है, ये चूजिंग मैजिक है। तोत को क्योंकि इजिप्शियन गार्ड्स में से एक गार्ड माना जाता है, यानी गार्ड ऑफ विजडम माना जाता है। ये 3 मैजिक्स में से एक मैजिक को यूज कर रहा है जिसका नाम मैजिक ऑफ कन्विक्शन है। इसका मैजिक स्पेल बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये हमारे आधे हंटर्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे और उनके मरने के बाद यही वाला श्रापित स्पेल बाकियों के दिमाग के ऊपर भी इफेक्ट करेगा और वो भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। इस तरह कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इस श्रापित स्पेल को तोड़ने का भी एक तरीका है। अगर हमारे पास हीलिंग मैजिक है, अगर हमारे हीलिंग स्पेल्स इसके श्रापित स्पेल से ज्यादा ताकतवर होंगे तो हम लोग इसके श्रापित स्पेल से निकल सकते हैं। इसी तरह ये हमें जज करता है। अगर हमारी पावर्स इससे ज्यादा होंगी, हम अपने आप को हील कर सकेंगे तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये हमें कुछ भी नहीं कहेगा। गिल्ड लीडर उसकी बात सुनने के बाद अपने साथी से पूछता है क्या हमारे हीलर्स इस कर्ज को उठा सकते हैं, क्या वो इस श्रापित स्पेल का मुकाबला कर सकते हैं। उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है नहीं बॉस, ये सारे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग अभी अभी सिटी एच में उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। सबकी पावर बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। हम लोग इस वक्त इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके श्रापित स्पेल का मुकाबला कर सके। जाओ भी कहती है अब जबकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग हीलर्स नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमें अपने कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स को आगे बेचना होगा ताकि वो उसकी विंड वाली वाल को तोड़ सके। तो उसने अपने सामने हवा का एक बड़ा सा बवंडर बना रखा है। अगर हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग हंटर्स को आगे बेचकर इसके इस हवा के बवंडर को चीर सके तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर इस तोत को मार सकते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत ही जल्दी करना होगा। जैसे ही हम लोग इसके इस बवंडर को खत्म करेंगे उसी के साथ हमें आगे बढ़कर तोत पर अटैक करना होगा, इससे पहले कि वो दोबारा से अपने श्रापित स्पेल को एक्टिवेट करे। एसोसिएशन का मैनेजर उसे कहता है अगर हम लोग तोत के इस हवा के बड़े से बवंडर को पार भी कर लेते हैं तो भी हमारे पास एक तीसरा मसला है। तोत के पास एक और स्पेशल पावर है जिसे द रियल इल्यूजन कहते हैं। हमें नहीं पता कि असली वाला तोत कहाँ पर है। हम लोग अगर इस पर अटैक करते हैं तो हमें नहीं पता कि यही असली वाला है या नहीं। एसोसिएशन का मैनेजर उसे अभी यही सारी बातें बता रहा होता है कि उसी वक्त उसके ऊपर भी कर्स वाला स्पेल काम कर जाता है और वो अपने सर को पकड़कर वहीं पर गिर जाता है। जॉब भी आगे बढ़ती है और कहती है मास्टर ली आपको क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तोत ने अपने श्रापित स्पेल के साथ तुम्हें भी कर्स कर दिया है। गिल्ड लीडर कहता है क्या वाकई में हमारे पास कोई भी ऐसा हीलर नहीं है जो कि हमें यहाँ पर बचा सके, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी हीलर नहीं हुआ तो हम लोग तोत को नहीं रोक पाएंगे और हम लोग यहीं पर इसी डंजन के अंदर मारे जाएंगे। अगर हम लोग इस डंजन के अंदर मर जाते हैं तो इसका मतलब हम रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। वो अपने बाकी के साथियों की तरफ देखता है तो वो सारे भी उसके हवा के बवंडर के साथ फाइट कर रहे होते हैं लेकिन उससे आगे नहीं निकल पा रहे होते। गिल्ड लीडर कहता है ऐसा नहीं चलेगा, हमारे सारे साथी इस तरह तो मारे जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। गिल्ड लीडर जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और कहता है उसका हवा का बवंडर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, हमारे करीब आता जा रहा है, हम सब लोग इससे नहीं बच पाएंगे, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। गिल्ड लीडर भागता हुआ अपनी तलवार को हाथ में लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं अपने सारे साथियों को उस हवा के बवंडर से बाहर निकाल लाऊंगा। गिल्ड लीडर भागता हुआ उस हवा के बवंडर के पास चला जाता है, लेकिन जैसे वो उस पर अटैक करने लगता है तो उसे कहता है तुम्हारे जैसे हंटर्स को जिंदा रहने की कोई हक नहीं है जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी लिमिट क्या है। और साथ ही वो अपने हवा के बवंडर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से गिल्ड लीडर पीछे जाकर गिरता है। गिल्ड लीडर पीछे जाकर गाड़ी के साथ गिरता है। ये वही गाड़ी है जो कि एसोसिएशन के मैनेजर की थी और वो गाड़ी भी उनके साथ ही अंदर आ गई थी। गिल्ड लीडर अपने पीछे की तरफ देखकर उस गाड़ी को देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है। तो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने बवंडर को और भी ज्यादा फैलाता जा रहा होता है, लेकिन उसे वक्त दिखाते हैं। गिल्ड लीडर उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उस गाड़ी को चलाता हुआ उसके बवंडर की उस दीवार को पार करते हुए आगे आ जाता है। बाकी के सारे हंटर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये गाड़ी तो इस हवा के बवंडर को पार कर सकती है। वो गाड़ी आगे चली गई है। गिल्ड लीडर अपनी गाड़ी को उस बवंडर के पार ले जाता है और अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है ये हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, मुझे इसको मारना ही होगा ताकि मैं अपने सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स को बचा सकूं। गिल्ड लीडर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम एडवांस डीमन स्वर्ड होता है। वो अपनी तलवार को यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उस तोत को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। गिल्ड लीडर तोत से कहता है मुझे पता था कि जब तक तुम्हारे इर्द गिर्द वो बवंडर वाली वाल है तब तक हम लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जैसे ही हमने उस दीवार को गिरा दिया यानी कि तुम्हारे बवंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम पार आ गए, तुम्हारे ऊपर हमारे फिजिकल अटैक्स काम कर सकते हैं। जाओ भी ये अटैक देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने न सिर्फ अपनी तलवार के एक ही स्लैश के साथ उसके हवा के बवंडर को भी चीर दिया बल्कि उसके डिफेंसेस को खत्म करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर को भी मार दिया है, यानी कि तोत को भी मार दिया है। जैसे ही वो तोत पर अटैक करता है तोत वहाँ से गायब हो जाता है। तोत के गायब होने के साथ ही हवा का बवंडर भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन साथ ही गिल्ड लीडर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो साइड पर देखता है तो तोत उसके सामने खड़ा होता है। गिल्ड लीडर कहता है ये तो यहाँ पर है तो फिर मैंने किसको मारा था, लगता है कि इस
इसने अपनी थर्ड एबिलिटी को यूज किया है जो कि द रियल इल्यूजन थी। इसकी इल्यूजन इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि मुझे लगा कि ये इसकी रियल बॉडी है। तो वापस आने के बाद गिल्ड लीडर से कहता है क्योंकि तुमने मुझ पर अटैक किया है अब इसलिए तुम्हें मरना होगा, और साथ ही वो अपने पास से अपने पंजे को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। तो अपने पास से ब्लैक मैजिक को यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसने डार्कनेस का एक बड़ा सा हाथ बनाया होता है जिसकी मदद से वो गिल्ड लीडर पर अटैक कर रहा है। गिल्ड लीडर उसके आगे आगे भाग रहा होता है ताकि वो उसके हाथ को डॉज कर सके। गिल्ड लीडर उसके हाथ से बचता हुआ आगे की तरफ भाग रहा होता है और कहता है ये तो डार्क मैजिक है कि हम लोग अभी तक फॉरगेटन सी डंजन के अंदर हैं। अगर यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं तो इसका मतलब हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हम सब लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। उसी वक्त डार्की आगे बढ़ता है। डार्की क्योंकि एक समन क्रीचर है, वो भी डार्क मैजिक से बुलाया गया एक क्रीचर है। डार्की जल्दी से आगे बढ़ता है और तोत के ऊपर अटैक करता है। वो उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से तोत के हाथ से उसकी छड़ी गिर जाती है। गिल्ड लीडर भी रुक जाता है और कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले इसके इस डार्क मैजिक वाले पंजे के ऊपर अटैक किया था लेकिन ये डिसअपियर नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस ब्लैक वुल्फ ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये डिसअपियर हो गया। कहीं इसका ताल्लुक इसकी छड़ी के साथ तो नहीं है। गिल्ड लीडर कहता है मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है, इसकी छड़ी ही इसकी वीकनेस है। जब तक इसकी छड़ी इसके हाथ में रहेगी तब तक ये अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। डार्की और तोत दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं जबकि गिल्ड लीडर ज़ाओबी से कहता है जल्दी से इसकी छड़ी को उठा लो, अगर हम इसी की छड़ी के साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसे वाकई में डैमेज होगा, हम लोग ऐसे इसे हरा सकते हैं, इसके अलावा इसे हराने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ज़ाओबी चिल्लाते हुए डार्की से कहती है डार्की जल्दी से उस छड़ी को उठाकर मेरी तरफ फेंको। डार्की आगे बढ़ता है और उस छड़ी को उठाकर ज़ाओबी की तरफ फेंक देता है। ज़ाओबी उस छड़ी को कैच कर लेती है लेकिन जैसे वो उस छड़ी को कैच करती है उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो कि किसी देवी की मेमोरीज होती हैं। एक गॉडेस सामने खड़ी होती है जबकि बहुत सारे लोग उसके सामने झुके होते हैं और उसके सामने ऑफरिंग्स पेश कर रहे होते हैं, जबकि वो देवी अपनी पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे स्पाइक्स निकालती है और उन सारे लोगों को मार देती है, यानी कि उन सब की बलि चढ़ जाती है। ज़ाओबी कहती है अब मुझे समझ आ गई है कि हमें इस बॉस को कैसे मारना है। ज़ाओबी उस स्टैफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। तोत भी चिल्लाते हुए अपने एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है लॉस्ट सोल मेरी कॉल को सुनो और सब लोग बाहर आ जाओ। वहाँ पर जितने भी लोग मर गए हैं, जितने भी हंटर्स मर गए हैं, उन सभी की बॉडी से उनकी सोल को निकाल लेता है जो कि सारी कवे बनकर बाहर निकल आती है। ज़ाओबी उस छड़ी को अपने हाथ में पकड़कर आगे की तरफ बढ़ती है जबकि ज़ाओबी की छड़ी के अंदर से व्हाइट कलर की कुछ एनर्जी निकल रही होती है। ज़ाओबी अपनी छड़ी को लेकर आगे की तरफ चलती जाती है जबकि सामने की तरफ से तोत ने अपने पास से बहुत सारी सोल्स को बुला लिया होता है जो कि कवे बनकर उड़ रही होती है। ज़ाओबी उसे कहती है गेटकीपर तोत ये तुम्हारी लास्ट ट्रिक है, इसके बाद तुम्हारे पास और कोई भी ट्रिक नहीं बचेगी। गिल्ड लीडर भी चिल्लाते हुए उसे कहता है ज़ाओबी जल्दी से वापस आ जाओ, ये बॉस अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने वाला है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगी। लेकिन ज़ाओबी उसकी बात नहीं सुनती और वो आगे की तरफ चलती जाती है। वो सारे कवे आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन फिर भी वो उनके सामने आगे चलती जाती है और जितने भी कवे उसकी व्हाइट रोशनी के साथ टकराते हैं वो सारे वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि उसकी छड़ी के अंदर से जो व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही होती है वो सीधी जाकर तोत पर पड़ती है और तोत भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस व्हाइट एनर्जी की वजह से तोत की बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज होता है जिसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और उनके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम लोगों ने फॉरगेटन सीक डंजन के गेटकीपर को हरा दिया है। जबकि ज़ाओबी से कहा जाता है कि तोत को मारने पर तुम्हें उसकी छड़ी मिली है, तुम उसकी छड़ी को फ्रीली यूज कर सकती हो। तोत के मरने के फौरन बाद वो सारे लोग जो कि उसके श्रापित स्पेल से इफेक्टेड हुए थे वो सारे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में हम लोग ठीक हो चुके हैं, हमारे ऊपर से श्राप उठ चुका है। और वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी जान बच गई। और सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है मैंने सुना है कि इस लड़की ज़ाओबी और हमारे प्रेसिडेंट यानी कि हमारे गिल्ड लीडर ने इन दोनों ने मिलकर हमारी जान बचाई है और उस तोत को हराया है। तोत को हराने के बाद वहाँ पर सामने एक छोटे पिरामिड के अंदर से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। रोशनी की एक बीम निकल रही होती है जहाँ पर वो जितने भी बॉस को हराएंगे उस बॉस को हराने पर एक छोटे पिरामिड के अंदर से इसी तरह की रोशनी निकलेगी। गिल्ड लीडर ज़ाओबी से कहता है चलो शुक्र है हम लोगों ने उसे मार डाला। जबकि ज़ाओबी सोच रही होती है अब मुझे एक नया वेपन मिल गया है, मेरे पास एक नई छड़ी आ गई है। ज़ाओबी और डार्की दोनों ही बड़ा जबरदस्त स्टाइल मारते हुए कहते हैं ये डंजन तो बहुत ज्यादा कूल है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उन सब से कहता है चलो अच्छा है कि तुम दोनों ने मिलकर उस तोत को मार दिया है। डंजन का एक बॉस मर चुका है, अब हमें बाकी के सारे बॉसेस के बारे में सोचना है कि उनको कैसे मारना है। लेकिन उससे पहले हम सभी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हम सबको रिकवर करने के लिए फर्नांडो ओएसिस जाना पड़ेगा। मेंटर उन सब से कहता है हम सब लोग जल्दी से जल्दी फर्नांडो ओएसिस पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि एसोसिएशन वाले हमारे लिए हेल्प भेजेंगे, अगर वो लोग हेल्प भेजेंगे तो वो सारे लोग वहीं पर मिलेंगे। जब तक एसोसिएशन वाले हमारे लिए कोई मदद नहीं भेजते हम सब लोग फर्नांडो में जाकर रह सकते हैं। लेकिन फर्नांडो ओएसिस तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस पायरामिड तक जाना है जिसके अंदर से वो लाइट निकल रही है। जैसे ही हम लोग उस लाइट में जाकर पहुंचेंगे वो एक पोर्टल है, वो हमें उस जगह पर
पहुंचा देगा जहाँ हमें जाना है। साथ ही नेक्स्ट सीन स्काई टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पर रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम स्काई टावर के 50 लेवल तक पहुंच चुके हो। और यहाँ पर उसे 3 ऑप्शन में से चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसका सबसे पहला ऑप्शन होता है अपने आर्मर को 20% तक इंक्रीज करना, दूसरा ऑप्शन होता है अपनी हेल्थ को 60% तक इंक्रीज करना, और तीसरा ऑप्शन होता है अपने माना को बढ़ाना। रैन कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे इन तीनों में से किस चीज को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं तीनों में से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर सकता हूँ। रैन कहता है जैसे ही मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूँ तो सारे फ्लोर सिटीज की तरह के मॉडल के बने हुए हैं, जैसे कि ये भी एक शहर है। रैन कहता है अब पता नहीं यहाँ का बॉस कैसा होगा, वो भी एक नॉर्मल डंजन के जैसा एक मॉन्स्टर होगा या फिर फर्स्ट 10th लेवल की तरह का एक बोलने वाला मॉन्स्टर होगा। रैन कहता है चलो इसे छोड़ो, अभी के लिए जो भी मॉन्स्टर होगा मैं उससे फाइट कर लूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने रिवार्ड को सिलेक्ट करना है। रैन कहता है अब जबकि इस फ्लोर का रैंक काफी ज्यादा हाई है, मुझे लगता है कि यहाँ का मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा हाई पावर का होगा, इसलिए मुझे अपने माना को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मेरे माना की पावर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। रैन अपने माना को रिकवर करने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। रैन कहता है जब से मैंने 10वें फ्लोर को पार किया है उसके बाद से कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं मिला जो मुझसे बात कर सके। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, बहुत सारे बॉसेस को मारा है, लेकिन वो सारे ही किसी न किसी किस्म के मॉन्स्टर्स थे, वो बात नहीं कर सकते थे और उनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी। ज़ू फेंग कहता है यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स ऐसे थे जहाँ पर बहुत सारे इंसान भी थे, यानी कि इंसानों के कंकाल थे जो मेरे साथ फाइट कर रहे थे, बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह। स्काई टावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिर यहाँ पर इंसानों का क्या काम है, इंसान हमारे साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। और साथ ही रैन के सामने एक रेड कलर की फॉर्मेशन ओपन होती है, एक पोर्टल होता है जिसके अंदर से उस बॉस ने निकलना है। रैन कहता है तो यहाँ पर बॉस अपीयर होने वाला है, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा थिक है, लगता है कि ये बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ी देर के बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बॉस बाहर निकलता है। रैन कहता है मुझे तो ये बिल्कुल एक स्केलेटन बॉस की तरह का लगता है, ये भी एक कोई डीमन मॉन्स्टर होगा। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है वो बॉस कहता है मैं कितने ही सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, अब मुझे दोबारा एक मौका मिला है फाइट करने का। रैन से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है एक तो ये बॉस 50th लेवल का है और ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ये बोल भी सकता है, मेरी तो वाट लग गई है। रैन उस बॉस से कहता है क्या तुम एक इंसान हो या फिर एक डीमन हो, और तुमने कहा कि तुम यहाँ पर सालों से इंतजार कर रहे हो, इस बात का क्या मतलब है। वो बॉस रैन से कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक इंसान हूँ या फिर डीमन हूँ, मैं पिछले कई हजार सालों से यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ ताकि कोई यहाँ पर आए और मेरे साथ फाइट करे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ तक पहुँच पाते हैं और मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। आज तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी में एक नई एनर्जी आ गई है क्योंकि मैं फाइट करने वाला हूँ। रैन उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो बिल्कुल 10वें फ्लोर के बॉस की तरह का है, वो भी इसी की तरह सोच रहा था, यानी कि उसे भी सिर्फ फाइट करना थी। इन बॉस को देखकर तो लगता है जैसे इनका ब्रेन वॉश किया गया है, इन्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद के लिए रखा गया है ताकि ये यहाँ पर आने वाले किसी भी बंदे के साथ फाइट कर सके। इनको फाइटिंग के अलावा बाकी सब कुछ बुला दिया गया है, इन्हें सिर्फ एक ही बात का पता है कि फाइटिंग करनी है। और साथ ही वो बॉस भी अपने पास से अपनी तलवार को निकाल लेता है और चलाते हुए रैन से कहता है चलो फाइट करते हैं, चलो जल्दी करो फाइट करें। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ फाइट ही करना चाहती हो तो फिर ठीक है, चलो फाइट करते हैं। बॉस जल्दी से एक जबरदस्त चीख मारता है और साथ ही उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी रिलीज होती है और वो बड़ी स्पीड के साथ रैन के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। रैन उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाता है। रैन कहता है ये वाला बॉस तो 10वें फ्लोर के बॉस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन कहता है अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि 50th फ्लोर तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्या मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए, क्या 50 फ्लोर ही मेरी लिमिट है, क्या मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो बॉस वहीं से खड़े खड़े अपनी तलवार की स्लैश लगाता है, लेकिन रैन भी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त बॉस से कहता है चलो फिर रियल फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। बॉस बड़ी स्पीड के साथ रैन के पास से गुजर जाता है अपनी तलवार को यूज करते हुए। उसी वक्त रैन को दिखाते हैं कि उसकी बॉडी को एक बड़ा सा कट लगता है। रैन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बॉस से कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, तुम इससे आगे के फ्लोर पर नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, तुम तो मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम आगे के फ्लोर पर जा सको। रैन बहुत ज्यादा बुरी हालत में वहीं पर पड़ा होता है, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। बॉस उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि बाकी के 49 फ्लोर्स की तरह मैं भी बहुत ज्यादा वीक हूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है, लेकिन रैन भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जश्न मना रहे हो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। हाँ ये बात ठीक है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि गिव अप कर देता हूँ और यहीं से वापस चला जाता हूँ कि यही मेरी लिमिट है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। रैन जख्मी हालत में उठकर खड़ा हो जाता है। बॉस से कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग फाइट करते हैं, मैं तब तक तुम्हें मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। साथ ही बॉस अपने एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है, उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल्स ओपन होते हैं। उसकी स्पेशल स्किल का नाम
सूरा फील्ड होता है। बॉस उसे कहता है अब अगर तुम गिव अप भी करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं रहा। शूरा फील्ड्स के पोर्टल्स के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलती हैं और वो सारी तलवारें रैन की तरफ आगे की तरफ जाती हैं रैन पर अटैक करने के लिए। बॉस उसे कहता है चलो फिर देखो, अब मैं तुम्हें अपनी स्पेशल स्किल की पावर दिखाता हूँ। जबकि रैन भी अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट करता है और बॉस से कहता है लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं इतना भी ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। जैसे ही रैन अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट करता है वो सारी की सारी तलवारें उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं क्योंकि अब वो गोस्ट मोड में चला गया है। रैन कहता है हालांकि तुम्हारा लेवल मुझसे काफी ज्यादा हायर है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दे सकता सिर्फ इसी वजह से कि तुम स्ट्रांग हो। मुझे तुम पर अटैक करना होगा ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। बॉस भी उसके फैंटम स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसका ये स्पेल तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी वजह से मेरी कोई भी तलवार इसके ऊपर डैमेज नहीं कर पा रही। रैन बड़ी ही स्पीड के साथ बॉस के पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से अपने ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी वजह से यहीं पर रुक जाता हूँ तो फिर मुझे एक हंटर बनने का हक नहीं है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा और उसके बाद मैं आगे के फ्लोर्स को भी क्लियर करूंगा। रैन के अटैक की वजह से बॉस पर स्लैश लगती है जिसकी वजह से बॉस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद बॉस फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे अपनी असली पावर दिखाओ। रैन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग फाइट टू डेथ करते हैं। रैन अपने ब्लेड्स को लेकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त दिखाते हैं बॉस की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और रैन ऊपर की तरफ उछल जाता है और साथ ही रैन का फैंटम इफेक्ट भी कैंसिल हो जाता है। रैन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरा फैंटम इफेक्ट कैसे खत्म हो गया। यहीं पर बॉस की तरफ दिखाते हैं बॉस ने अपने एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट किया होता है। उसके पास एक ऐसा स्पेशल स्किल होता है जिसकी मदद से वो किसी भी दूसरे अपोनेंट के स्पेशल स्किल को कैंसिल कर सकता है, जैसे कि रैन के फैंटम को उसके सर के ऊपर बहुत सारी आंखें निकल आती हैं। बॉस के स्पेशल स्किल को द आईज ऑफ मैजिक कहा जाता है। उसके सर पर जैसे ये आंखें निकलती हैं उसके सामने चाहे कोई भी अपोनेंट है उसके पास अगर कोई भी इफेक्ट उसने एक्टिवेट किया हुआ है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। रैन भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है बॉस के स्पेशल स्किल के सामने मैं कोई भी अपना स्पेल यूज नहीं कर पा रहा, ना तो मैं हीलिंग एबिलिटीज को यूज कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने फैंटम स्किल को यूज कर पा रहा हूँ। बॉस भी उसे कहता है तुम्हारी वजह से मुझे आइज ऑफ मैजिक को यूज करना पड़ा, आज तक किसी के सामने मुझे इसे यूज नहीं करना पड़ा, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे जबकि मैंने अपने स्पेशल स्किल को एक्टिवेट कर दिया है। और वो फिर से अपनी शूरा फील्ड को एक्टिवेट करता है और बहुत सारी तलवारें निकाल लेता है। अब क्योंकि रैन के पास फैंटम इफेक्ट नहीं है वो सारी की सारी तलवारें रैन की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं। रैन कहता है मुझे यहाँ पर नहीं मरना, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। रैन उसकी तलवारों के बीच में से होता हुआ बड़े ही जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे रैन अपने दोनों डैगर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फील्ड बनती है। नेक्स्ट सीन में रैन को दिखाते हैं रैन और वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े होते हैं। रैन बहुत ज्यादा जख्मी होता है, रैन की शर्ट भी फट चुकी है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। रैन उस बॉस से कहता है तुम यहाँ पर चाहे जितनी बार मर्जी मर जाओ तुम फिर भी रीसेट हो जाओगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, अब चुपचाप मर जाओ और अपनी हार मान लो। और साथ ही दिखाते हैं रैन के अटैक की वजह से बॉस का सर कट जाता है और साथ ही बॉस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रैन ने इस बॉस को हरा दिया है। मरने से पहले बॉस उसे कहता है मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्लरी हैं, मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं। मुझे कहा गया था कि इस जगह की रक्षा करनी है, मैं कब से यहीं पर हूँ। और वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर पानी होता है, ग्राउंड के ऊपर उस पानी के अंदर उस बॉस की रियल बॉडी को दिखाते हैं कि कभी वो भी इंसान हुआ करता था और साथ ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, तुमने बॉस को हरा दिया है। रैन कहता है ये टावर तो टावर ऑफ सीक्रेट है, यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। रैन कहता है पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए, या तो वो लोग चाहते हैं कि मैं इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके बेहतर बन जाऊँ, लेकिन जितने मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ मेरे जहन में उतने ज्यादा सवाल बढ़ते जाते हैं। रैन कहता है चलो खैर मुझे भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता कि मैं 60th फ्लोर के बॉस को हरा सकता हूँ। रैन जल्दी से अपने सिस्टम में जाता है और डंजन से बाहर जाने के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। रैन कहता है अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मुझे इस टावर के सीक्रेट्स के बारे में जानना है कि इस टावर के अंदर ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं। फिर रैन वहाँ से गायब होकर वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर डोरिस है। डोरिस इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, हालांकि स्काई टावर में ये तुम्हारा पहली बार है लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर आकर 50th फ्लोर तक सारे फ्लोर्स को क्लियर किया है। रैन जैसे ही वहाँ से वापस आता है तो रैन की पूरी बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुकी होती है। डोरिस से पूछता है ये क्या हुआ, मेरी पूरी बॉडी पर बहुत सारे काट लगे हुए थे।
लेकिन ये ठीक कैसे हो गई? डोरिस उसे कहती है क्योंकि तुमने 50 लेवल तक सब लेवल्स को क्लियर किया है, इसी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिली है। यहाँ पर आने पर तुम्हारी बॉडी को फिर से हील कर दिया गया है। हमारा जो स्पेशल स्काई टावर और इसका इवोल्यूशन मोड ये तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए होता है। वहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी होता है यानी कि जितने भी कर्स वगैरह लगते हैं वो बाहर आने पर तुम्हारे एक्सपीरियंस में चेंज हो जाते हैं और उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है और तुम्हारी हेल्थ रिकवर हो जाती है। अब जबकि तुम वापस आ चुके हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रिवार्ड्स को कलेक्ट करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि तुमने टावर के अंदर क्या कुछ हासिल किया है। रैन अपने पास से 4-5 एबिलिटीज निकालती है और कहती है तुमने यहाँ पर जितने भी फ्लोर्स को क्लियर किया है उनके मुताबिक तुम्हें 350 के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और इसके साथ साथ तुम्हें 5 बॉसेस को मारने पर 5 स्पेशल स्किल्स भी मिले हैं। ये 5 स्किल्स तुम अपने ब्लेड पर यूज कर सकते हो। रैन डोरिस से कहता है मेरे जहन में अभी एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। रैन कहता है मैंने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है वो सारे मॉन्स्टर्स अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़कर जाते हैं। वो कुछ ऐसा होता है जो कि मैं अपने ब्लेड के साथ फ्यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई तुम और इस जगह पर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। आखिर ये स्काई टावर है क्या? इसे किसने बनाया है? डोरिस उसे कहती है मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है जो भी मुझे बताया जाता है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस टावर के राज क्या है। और साथ ही वो उसे कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम यहाँ पर आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से वापस आना ताकि तुम यहाँ पर आकर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर सको। और साथ ही डोरिस वहाँ से चली जाती है और वो रैन को भी उस टावर से बाहर भेज देती है। रैन जब उस टावर से बाहर निकलता है तो वो हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में होता है, यानी कि वो 3rd फ्लोर पर होता है जहाँ पर मिस्टर ट्रेडर ने उसे बताया था कि इसका पोर्टल है। रैन 3rd फ्लोर पर निकलता है और फिर लिफ्ट में खड़ा होकर नीचे आ जाता है। रैन सोच रहा होता है ये स्काई टावर और हंटर एसोसिएशन वाले ये कोई ना कोई राज छुपा रहे हैं। अगली बार जब मैं स्काई टावर में जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि 75th फ्लोर तक सब कुछ क्लियर करूं। मुझे लगता है कि मेरे ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन का ताल्लुक मेरी मॉम की मौत के साथ है। रैन अपने पास से उन सारे स्पेशल स्किल्स को निकालता है जो कि उसे बॉस को मारने पर मिले हैं। रैन कहता है एक बार मैं घर चला जाऊं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं इनको चेक करूंगा कि मुझे कौन कौन से स्पेशल स्किल मिले हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और रैन बाहर निकलता है, सामने एक बंदा खड़ा होता है। ये वही आर्किटेक्ट है जो कि फ्लेम ड्रैगन गिल्ड का वहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। वो रैन का इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है ग्रीटिंग्स, मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, क्या तुम्हारा ही नाम जेंग रैन है? रैन उसे कहता है हाँ मेरा नाम रैन है। वो बंदा उसे कहता है मैं सीजेन गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। रैन उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक और आर्किटेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर निकलने वाला हूँ? फॉरगेटन सी डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लोग पहले बॉस को मारने के बाद फर्नांडो ओएसिस में चले जाते हैं जहाँ पर पहले से एक ट्राइब रहता है। ये डंजन बिल्कुल जुमांजी मूवी की तरह है जहाँ पर भी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर भी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स का एक ट्राइब है। ये सारे लोग जाकर उनके कबीले में जाकर रहते हैं और वहीं पर रुकते हैं, जबकि वो कबीले वाले उन्हें बहुत सारे रिकवरी लिक्विड्स देते हैं और साथ में उन्हें वाइन भी देते हैं। वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमें क्या पता था कि फॉरगेटन सी की डंजन जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है वहाँ पर एक ऐसी रिकवरी प्लेस भी है जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। एसोसिएशन का मैनेजर जिसका नाम मिस्टर ल्यू है, मिस्टर ल्यू उन सबसे कहता है हालांकि ये सब कुछ देखने में बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वैसे जो हमारी डंजन्स होती हैं जिनके अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो सारी डंजन ऐसी नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन फॉरगेटन सी की डंजन क्योंकि एक रियल डंजन है इसी वजह से यहाँ पर हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और हमारे लिए ये तो अच्छा ही है। हम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करेंगे जब तक हमारी हंटर एसोसिएशन वाले यहाँ पर कोई हेल्प नहीं भेज देते। फिर हमारी मेन अटैक फोर्स के यहाँ पर आने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन सारे बॉसेस को मारकर डंजन को क्लियर करके बाहर चले जाएंगे। मिस्टर ल्यू उन सबसे कहता है जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है यानी कि हंटर एसोसिएशन के पास जितनी भी इस फॉरगेटन सी डंजन की इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये डंजन का लेआउट कैसा है। मिस्टर ल्यू उन सबको बताते हैं यहाँ पर टोटल 8 पिरामिड्स हैं, एक सबसे बड़ा है जबकि बाकी के 7 छोटे हैं और इस डंजन का बॉस इस बड़े वाले पिरामिड के अंदर है। लेकिन बड़े वाले पिरामिड तक पहुँचने के लिए हमें सारे के सारे जितने भी छोटे पिरामिड्स हैं उनके गॉड्स को हराना होगा, उनके बॉस को हराना होगा, जिससे वहाँ पर लाइट चमकेगी और हम लोग अगली डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। ये ऐसा समझ लो जैसे हमारे लिए एक पोर्टल का काम करेगा। हमने सबसे पहले तोत को मारा था, जैसे हमने तोत को मारा तो एक छोटे पिरामिड के अंदर रोशनी चमकी, हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ से हम लोग पोर्टल के जरिए सीधे यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि फर्नांडो ओएसिस में आ गए हैं जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग बाकियों के गॉड्स को मारते जाएंगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
और इसके अलावा यहाँ पर एक खास बात ये है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर गार्ड्स को मारेंगे उनकी बॉडी से हमें एक स्पेशल चीज मिलेगी। जैसे कि हमने तोत को मारने पर हमें एक स्टैफ मिला है, यानी कि उसकी छड़ी मिली है, ये भी उसकी बॉडी का एक फ्रेगमेंट है। बाकी के गार्ड्स को मारने पर भी हमें एक एक फ्रेगमेंट मिलेंगे। वहीं पर एक कबीले वाला खड़ा होता है, वो खांसते हुए मास्टर ल्यू से कहता है, आपको ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे कबीले के लीडर ये सारे सीक्रेट्स आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। यहीं पर कबीले के लीडर बोलना शुरू करते हैं और उन सबसे कहते हैं, अभी अभी जैसे कि इस लड़के ने बताया, मैं आपको इस सारे सीक्रेट्स के बारे में बताता हूँ। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने तोत को हराया था, तोत को हराने पर आप लोगों ने बैटल ऑफ गार्ड्स को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि अब आपको बाकी के 8 गार्ड्स को भी मारना होगा। हर गार्ड को मारने पर आपको एक फ्रेगमेंट मिलेगा, जैसे कि इस लड़की को उसकी छड़ी मिली है, इसी तरह आप सबको भी कुछ न कुछ मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन होगा। उन सारे वेपन्स को मिलाकर आप लोग बॉस को हरा सकते हैं, लेकिन इन गार्ड्स को हराना इतना भी आसान काम नहीं होने वाला, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। यहीं पर बीच में फिर से मिस्टर ल्यू बोल पड़ते हैं और कहते हैं, हंटर एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें बाकी के 7 फ्रेगमेंट्स को भी इकट्ठा करना है ताकि हम लोग 8वें गार्ड को मार सके, यानी कि बॉस को। बूढ़ा कबीले वाला फिर से उनसे कहता है, वो उन्हें गार्ड्स के नाम बता रहा होता है, लेकिन मिस्टर ल्यू फिर से बीच में बोल पड़ते हैं और गार्ड्स के नाम बताना शुरू कर देते हैं। इस बात से वो बूढ़ा कबीले वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम वो लड़के जो वहाँ पर खड़े हो, बार बार बीच में टांग मत अड़ाओ, यहाँ पर एनपीसी मैं हूँ, ये सारी कहानी मुझे सुनानी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? मिस्टर ल्यू अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम इस कहानी को पूरा कर दो। सुरभ वाला लड़का भी कह रहा होता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। मिस्टर ल्यू चुप हो जाते हैं, जबकि वो बूढ़ा कबीले वाला उनको कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है, जिस भी गार्ड को तुम हराओगे, यानी कि जिस पायरामिड के गार्ड को तुम हराते हो, उस पायरामिड के अंदर से एक रोशनी चमकेगी, और जब सारे पायरामिड्स के अंदर से रोशनी चमकना शुरू हो जाएगी, यानी कि तुम बाकी के सारे छोटे गार्ड्स को हरा दोगे, तुम लोग सबसे बड़े पायरामिड में जा सकोगे, जहाँ पर जाकर तुम बॉस से फाइट करोगे। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बॉस के बारे में बताता हूँ। ये हजारों साल पहले की बात है, ये शुरुआत से भी पहले की बात है, जब शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब यहाँ पर ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा हुआ करता था, यहाँ पर फल पौधे और फूल हुआ करते थे। यहाँ पर एक गार्ड हुआ करता था जो कि इस डेजर्ट पर रूल करता था, उसका नाम गॉड रा था, और उसके रूल में यहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अच्छा वक्त खत्म हो गया, बाकी के सभी 8 गार्ड्स ने मिलकर हमारे गॉड रा को एक लंबी नींद में सुला दिया। वो अभी भी यहीं पर किसी टेम्पल के नीचे सोए हुए हैं। सारे 8 गार्ड्स ने मिलकर उसके ऊपर धावा बोल दिया और हमारे गॉड रा को इंटरनल स्लंबर में भेज दिया, और उन सब ने उसके साथ फाइट की क्योंकि वो उसकी पोजीशन को हासिल करना चाहते थे। 8 के दरमियान में भी फाइट हुई और फिर ये डिसाइड हुआ, उन्होंने अपने लिए एक गार्ड को चुन लिया जो कि उनका 8वां यानी कि उनका बॉस बन सकता था। उसे किंग ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया, जबकि बाकी के 7 गार्ड्स छोटे पिरामिड्स में रहने लगे। लेकिन वक्त तो बहुत ज्यादा तेज चलता है, गॉड ऑफ द वर्ल्ड उसकी पावर भी कमजोर होती गई और उसका टाइटल हमेशा उसके पास नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि एक नया रूलर आएगा, एक नया गार्ड आएगा जो कि उसकी जगह लेगा और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके आने के बाद हमारा ये डेजर्ट फिर से ठीक हो जाएगा, यानी कि जो फिर से अनपीसफुल हो जाएगा। पहले जो बैटल सिर्फ गॉड्स के दरमियान में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर हंटर्स भी आ सकते हैं जो कि आम लोग होते हैं और यहाँ पर आकर गार्ड्स को चैलेंज कर सकते हैं। वो किसी भी गार्ड को मारकर उसकी पोजीशन को ले सकते हैं, और जब तुम लोग किसी एक गार्ड को मार देते हो तो उस गार्ड के पास से तुम्हें एक स्पेशल फ्रेगमेंट मिलता है जो कि एक स्पेशल पावर की तरह का होता है, यानी तुम्हें उस गार्ड की पावर मिल जाती है, तुम भी एक गार्ड बन सकते हो इस प्लेस के। और हमें लगता है कि जब सी ऑफ फॉरगॉटन डंजन की बैटल स्टार्ट होगी तो हमें एक नया गार्ड मिलेगा, हमें एक नया रूलर मिलेगा जो कि डेजर्ट की किस्मत को बदल देगा। और एक और भविष्यवाणी ये भी है कि जब हमें वो नया रूलर मिलेगा तब हमारे गॉड रा फिर से अपनी इंटरनल स्लंबर से जागेंगे और इस डेजर्ट के ऊपर राज करेंगे और हमेशा के लिए राज करेंगे और इस फाइट को खत्म कर देंगे। सारे हंटर्स उस बूढ़े कबीले वाले की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसकी कहानी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती है। ज़ॉम्बी भी बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है, अब जबकि मेरे पास गॉड का फ्रेगमेंट है, इसका मतलब अब मैं भी एक गॉड बन चुकी हूँ। मिस्टर लियोन सबसे कहते हैं, ये सारा तो इस गेम का एक मैकेनिज्म है, ये डंजन एक गेम की तरह डिजाइन की गई है, हमें यहीं पर रुकना है जब तक एसोसिएशन वाले हमारे लिए हेल्प नहीं भेज देते। उसके बाद हमारी मेन अटैक फोर्स के यहाँ पर आने के बाद हम लोग 6 मेन गार्ड्स को ढूंढेंगे और उनको मार डालेंगे। मिस्टर लियो की सारी बातें सुनने के बाद सूके पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, मुझे यहाँ पर वेट नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर लियो से कहती है, तुम कहाँ पर जा रही हो और तुम क्या करने वाली हो? सूके उसे कहती है, यहाँ पर सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, कोई भी मुझे यहाँ देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं एक पायरामिड के अंदर जा रही हूँ, वहाँ पर जाकर गार्ड के साथ फाइट करूंगी। गिल्ड लीडर का टेक्नीशियन उसे कहता है, ये लड़की तो यहाँ से जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके अकेले वहाँ पर जाना चाहिए। गिल्ड लीडर उसे कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ ये बात ठीक है कि सारे के सारे टीम मेंबर्स इसे नफरत करते हैं, लेकिन इसे फिर भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बुरा वाला लड़का मिस्टर लियू से कहता है, मिस्टर लियू क्या हम लोग इस पायरामिड को अकेले क्लियर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अकेले गॉड को मार सकते हैं? मिस्टर लियू से कहते हैं, हाँ ऐसा पॉसिबल है, वैसे चांसेस तो कम है, अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम एक गॉड को मार सकते हो। अब क्योंकि ये डंजन एक गेम की तरह की बनी हुई है, जैसे
जैसे तुम पायरामिड के अंदर जाते हो, अगर तुम्हारे साथ ज्यादा लोग होंगे तो उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, अगर तुम वहाँ पर अकेले जाते हो तो उसका डिफिकल्टी लेवल कम होगा। पायरामिड अपनी डिफिकल्टी लेवल को तुम्हारे हंटर्स की तादाद के मुताबिक चेंज कर सकता है। सुरख पहलवान लड़का उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अकेले गॉड को मार सकते हैं और एक पायरामिड को क्लियर कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सामने वाले पायरामिड में जा रहा हूँ और वहाँ के बॉस के साथ जाकर फाइट करता हूँ। मिस्टर लियू से कहते हैं, क्या तुम भी वहाँ पर अकेले जाना चाहते हो सूखे की तरह? वो उसे कहता है, मेरे गिल्ड मेंबर्स यहाँ पर नहीं है जो कि मुझे असिस्ट कर सके, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन का दिखाया जाता है। रैन उस आर्किटेक्ट से कहता है, आर्किटेक्ट तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया? क्योंकि मैं तो स्काई टावर के अंदर बिना किसी को बताया गया था, किसी को भी नहीं पता कि मैं स्काई टावर के अंदर था। फिर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? वो आर्किटेक्ट उसे कहता है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। सिस्टम को हैक करने से मुझे पता चला कि तुम स्काई टावर के अंदर हो और तुम यहीं पर अपीयर होने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा था। वो आर्किटेक्ट उसे कहता है, हर हंटर के पास एक स्पेसिफाइड आइटम होती है, उस स्पेसिफाइड आइटम को एनालाइज करने से हम लोग उसकी लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। हालांकि तुम बाकी के सारे हंटर्स के साथ फॉरगेटन सी की डंजन के अंदर नहीं गए, इसी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम यहीं पर होगे, स्काई टावर के अंदर से बाहर निकलोगे 3rd फ्लोर के ऊपर। आर्किटेक्ट रैन से कहता है, खाने का टाइम हो चुका है, चलो चल के लंच करते हैं और साथ ही बैठकर बातें भी करेंगे। रैन उसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी हालत नहीं देखी, मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं, मुझे पहले घर जाकर अपने कपड़े चेंज करने हैं। आर्किटेक्ट उसे कहता है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं, मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से इन कपड़ों को पहन लो। आर्किटेक्ट के हाथ में एक बैग होता है, वो उस बैग को रैन को दे देता है और कहता है, चलो जल्दी से ये पहन लो। रैन उसके दिए हुए कपड़ों को पहन लेता है। रैन उन कपड़ों को पहनकर जैसे एसोसिएशन की बिल्डिंग से बाहर निकलता है, बाहर कुछ लड़कियां खड़ी होती है जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन फिर से फॉरगेटन सी डंजन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सुरख पहलवान लड़का एक पायरामिड के अंदर चला जाता है और कहता है, यही सबसे नजदीकी पायरामिड था, मुझे इसी के गॉड को हराना होगा। सुरख पहलवान लड़का कहता है, जैसा कि मिस्टर लियू ने बताया है और साथ ही उस एनपीसी चीफ ने बताया है कि यहाँ पर जितने भी छोटे पायरामिड्स हैं उनके सभी के गार्ड्स को हराने पर हमें एक फ्रेगमेंट मिलेगा, यानी कि एक स्पेशल आइटम मिलेगी। उसी स्पेशल आइटम की वजह से हम लोग 8वें पायरामिड को अनलॉक कर सकते हैं, जहाँ पर इसका बॉस है, और उस बॉस को मारने के बाद ही हम लोग इस डंजन से बाहर जा सकते हैं। मुझे बस इस पायरामिड के बॉस को यानी कि गार्ड को हराना है और उसके बाद मुझे वो स्पेशल आइटम मिल जाएगी। अब क्योंकि फ्यूचर में मैं अपना एक गिल्ड स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मुझे अपने मेंबर्स को दिखाना होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने फॉरगेटन सी के एक डंजन के गार्ड को मारा है। साथ ही दूसरे पायरामिड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूखे गई है। सूखे अंदर जाने के बाद कहती है, मैं वहाँ पर से इसलिए चली आई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सारे लोग मुझसे नफरत करें। उसी वक्त उसे सामने से आवाज आती है, कोई उसे कहता है, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, दूसरों की नफरत तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है, कभी भी ऐसा मत कहना कि तुम दूसरों की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूखे उसे कहती है, कौन हो तुम, कहाँ पर हो तुम? सूखे को सामने से फिर से आवाज आती है और उसे कहा जाता है, अगर तुम लोगों से नफरत करना छोड़ दोगी या फिर लोग तुमसे नफरत करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। जैसे कि मुझे अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत है, मेरे फादर ने मेरी मदर को मारा था, इस तरह ज़ेंग रैन ने तुम्हारे भाई को मारा था। ये नफरत हमेशा से मेरे दिमाग में बसी हुई है, इसी नफरत की वजह से मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और यही नफरत है जो कि मुझे एक गार्ड बनाती है। क्योंकि जैसे ही चलते हुए इस पायरामिड के अंदर जाती है तो वहाँ पर सामने एक मैजिक से बनी हुई आई होती है, जिसे देखते ही सूखे की सारी बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि वो क्रिपल हो जाती है, उसके हाथ पांव उल्टे सीधे हो जाते हैं और वो वहीं पर गिरकर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो गॉड साथ साथ बातें किए जा रही होती है, किए जा रहा होता है। सूखे अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुननी। नेक्स्ट सीन फिर से फर्नांडो विलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लियू बूढ़े विलेज चीफ से पूछते हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये हमारे दोनों लोग जो 2 पायरामिड्स के अंदर गए हैं वहाँ पर कौन कौन से गार्ड्स हैं? विलेज चीफ उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसी वक्त एक बंदा उसके सामने एक मैप लेकर आता है। विलेज चीफ उनको बताता है कि जहाँ पर वो सुरख पहलवान लड़का गया है उस पायरामिड के अंदर जो गार्ड है उसका नाम साइते है। ऐसे तो इस पायरामिड को क्लियर करने के लिए 2 स्टेजेस होती हैं, यानी पहली स्टेज तो ये है कि पायरामिड के अंदर बहुत सारे हंटर्स एक साथ जाएं और वो सारे हंटर्स वहाँ पर जाकर फाइट करेंगे और फाइट करने के बाद उनमें से जो एक बचेगा वही साइते के साथ फाइट कर पाएगा। बाकी के सारे हंटर्स के मरने के बाद जो एक प्लेयर बचेगा वो ग्लैडिएटर मूड में चला जाएगा, यानी कि वही साइते के साथ फाइट करने के काबिल होगा। लेकिन नॉर्मल हालात में अगर वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स जाते तो ग्लैडिएटर मूड तक पहुँचने तक वो प्लेयर बहुत ज्यादा थक जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और साइते उसके साथ 1-on-1 फाइट करता है, जिसकी वजह से वो प्लेयर भी उससे हार जाता है। जबकि वो सुरख पहलवान लड़का वहाँ पर अकेला गया है, इसलिए वो डायरेक्टली ग्लैडिएटर मूड में चला जाएगा और उसका पावर लेवल भी सेम रहेगा और वो थका हुआ नहीं होगा, इसलिए शायद उसके पास चांसेस हैं वो साइते को हरा सके। बूढ़ा विलेज चीफ
चीफ उसे कहता है और वो लड़की जिस पायरामिड के अंदर गई है वो पायरामिड गॉड ऑफ हॉरस का है। हॉरस का नाम सुनते ही मिस्टर लियू बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या वो गॉड ऑफ हॉरस का पायरामिड है? मिस्टर लियू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड है। साथ ही नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड के कैफे का दिखाया जाता है जहाँ पर रैन उस आर्किटेक्ट के साथ एक कैफे में बैठा होता है। आर्किटेक्ट रैन को इस बारे में बताता है कि तुम्हारे पास जो डंजन वाला सिस्टम है उसको हम लोगों ने डिजाइन किया है, मैं उसका को फाउंडर हूँ। आर्किटेक्ट कहता है तुमने इस बात को सुनने के बाद बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट किया है, जैसे तुम्हें इस बारे में पहले नहीं पता था। रैन उसे कहता है क्या वाकई में सिस्टम को तुमने डेवलप किया है? आर्किटेक्ट उसे कहता है मैं इसका को फाउंडर हूँ, लेकिन मैंने इसको डेवलप नहीं किया, इस सिस्टम को सूके ने बनाया है। सूके जब एक छोटी सी बच्ची थी तब उसने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। इस डंजन वाले सिस्टम को तुम्हारे पास विंडोज ओपन होती है, ये सारा सिस्टम उसी ने डिजाइन किया है। नेक्स्ट सीन फिर से फॉरगेटन सी डंजन का दिखाया जाता है। सुरख बालों वाला लड़का अपने पायरामिड के अंदर चला जाता है। जैसे वो पायरामिड में थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर मिसालें जलना शुरू हो जाती हैं। तो सारी मिसालें एक राउंड दायरे के इर्द गिर्द जल रही होती हैं, यानी कि वो एक अरीना होता है, फाइटिंग अरीना, जहाँ पर ग्लैडिएटर्स फाइट कर सकते हैं। वो लड़का सामने की तरफ देखता है तो सीढ़ियों के ऊपर से एक गार्ड उतरता हुआ आ रहा होता है, उसका नाम साथी होता है। तो सुरख बालों वाला लड़के से कहता है तुम्हारा यहाँ पर वेलकम करता हूँ, तुम अपने ग्लैडिएटर मूड में आ गए हो, हम दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। मैं गॉड गैब का बेटा हूँ, मुझे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है और मेरा नाम साइते है। साइते रैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि रैन भी अपनी स्वर्ड निकालता है और कहता है मैं जेनलोंग गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि फ्यूचर में बहुत ही तरक्की करने वाला है, सिटी एच का नंबर 1 गिल्ड बन जाएगा। मुझे वॉरियर ऑफ लाइट भी कहा जाता है, मेरा नाम सी जैन है। साइते सी जैन से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर लग रहे हो, अब जबकि तुम यहाँ तक अकेले पहुँच आए हो, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली फाइट करूंगा। अगर तुमने मुझे इस फाइट में हरा दिया तो तुम पास हो जाओगे और तुम आगे जा सकते हो। सी जैन जल्दी से अपनी तलवार को घुमाते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। उसके स्पेशल स्किल का नाम होली स्लैश होता है, लेकिन साहित्य अपने हाथ को ही सामने की तरफ करते हुए उसकी स्लैश को रोक लेता है और उसे कहता है चलो भी ठीक है, अब फाइट स्टार्ट करते हैं। सी जैन उसे कहता है तुम तो इतने भी बुरे नहीं हो, मैं फिर से आ रहा हूँ, और वो फिर से उसके ऊपर स्लैश लगाता है। साहित्य उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मेरे जैसे हो, तुम्हें फाइट करने का शौक है, लेकिन तुम तो एक बंदर की तरह हो जो कि यहाँ पर सिर्फ उछल रहे हो। साहित्य अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी स्लैश को पीछे की तरफ झटक देता है, जिससे सी जैन पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, ये तो वाकई में एक गार्ड होने के लायक है। सी जैन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, क्या ये सी ऑफ फॉरगेटननेस की रियल पावर है? अगर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लगता है कि तुम अपने डायमंड लेवल पर हो। साहित्य उसे कहता है जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम तो मेरा सामना नहीं कर पा रहे, तुम बाकी के गार्ड्स को कैसे हराओगे? साहित्य फिर से जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सी जैन जंप करते हुए सीधा उसके पास चला जाता है और जैसे ही अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लगता है, साहित्य उसकी थोड़ी के नीचे अपना पंच मारता है और सी जैन के मुंह से ब्लड निकलता है और वो बड़े ही जबरदस्त अंदाज से पीछे की तरफ गिर जाता है। साहित्य भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे तो आज मजा आ गया, काफी अरसे के बाद फिर से फाइट करने को मिल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम तो मेरा एक पंच भी नहीं सह पाए। सी जैन वहीं पर ग्राउंड पर नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। सी जैन कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो फिर से उठकर बैठ जाता है। सी जैन कहता है अब जबकि मेरे पास और कोई भी दूसरा हंटर नहीं है जो कि मुझे हील कर सके, इस गॉड को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी मार खानी पड़ेगी। सी जैन अपने पास से एक पोशन वाली बोतल निकालता है और कहता है मुझे जल्दी से इस पोशन को पीना होगा, और वो जल्दी से उस पोशन को पी जाता है। उस पोशन को पीने के बाद सी जैन कहता है मैं जिस पायरामिड के अंदर हूँ यहाँ का गॉड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता कि वो लड़की सूके जो कि अपने पायरामिड में अकेली गई है उसका क्या हुआ होगा, वो तो अब तक मर चुकी होगी। और साथ ही नेक्स्ट सीन में सूके का सीन दिखाया जाता है। सूके अपने पायरामिड के अंदर होती है और बिक्सी से कहती है बिक्सी बैटल मूड में चेंज हो जाओ। वो अपने सामने देखती है तो सामने कोई भी नहीं होता, पूरे का पूरा अरीना खाली होता है। वहीं पर सामने एक बड़ा सा गेट होता है जिसके सामने कुछ सीढ़ियां होती हैं और ऊपर से ऐसे लग रहा होता है जैसे कि दो आंखें बनी हुई हैं, उनमें से अंदर की तरफ रोशनी आ रही होती है। सूके उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैंने उस बॉस को हरा दिया है या नहीं, शायद मैं यहाँ पर पास हो गई हूँ क्योंकि इस पायरामिड के अंदर कोई भी नहीं है। सूके सीढ़ियां चढ़ती हुई उस दरवाजे की तरफ आगे जाती है और साथ ही वो रैन के बारे में सोच रही होती है। सूके कहती है हालांकि रैन ने मेरे सामने यह बात एडमिट की है कि उसने मेरे भाई को मरते हुए देखा है, इस वक्त वहीं पर था जब उसके भाई की मौत हुई है और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, लेकिन रैन ने मेरी जान भी बचाई थी। अगर रैन वाकई में बुरा इंसान नहीं है तो फिर उसने मेरे सामने ये बात एडमिट क्यों की? हालांकि मैंने रैन के ऊपर गोली चलाई और साथ ही उसे ये भी पता है कि मैं हांगटू गिल्ड को ज्वाइन कर चुकी हूँ, मैं हांगटू गिल्ड की एक मेंबर
हूँ। फिलहाल के लिए मैं उसके खिलाफ जो मेरा ग्रज है उसको जाने देती हूँ ताकि हम लोग इस सिचुएशन से निकल सके। उसके बाद देखेंगे कि रैन के साथ क्या करना है। नेक्स्ट सीन फिर से कैफे का दिखाया जाता है। रैन उस आर्किटेक्ट से कहता है तो क्या तुम्हें भी इस सिस्टम के बारे में पता है? वो आर्किटेक्ट उसे कहता है हाँ मुझे इस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है। ये सब कुछ आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले हुआ था जब डिस्ट्रिक्ट ए, बी और सी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था ताकि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। उन्होंने तीनों डिस्ट्रिक्ट में से बहुत सारे जीनियस आर्किटेक्ट्स को इकट्ठा किया जो कि बहुत ज्यादा जीनियस थे। उन्हीं में सूके भी थी। अब क्योंकि मैं सी जैन का बहुत ही अच्छा दोस्त था इसलिए उसने मुझे भी यहाँ पर रिकमेंड किया। मैं एक आर्किटेक्ट था, मैं भी इनके साथ देने के लिए इनके साथ यहाँ पर आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि सूके को उन्होंने पहले से यहाँ पर रिक्रूट किया हुआ है। हालांकि मैं सूके से बड़ा हूँ लेकिन तुम सूके को मेरी सीनियर सिस्टर कह सकते। सूके वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस है। उसी ने सारे सिस्टम को डिजाइन किया है। यहाँ पर रेड सिस्टम की बात हो रही है, इवोल्यूशन मूड वाले सिस्टम की, यानी कि इवोल्यूशन मूड वाले सिस्टम को सूके ने डिजाइन किया है। आर्किटेक्ट उसे कहता है हमारे पास सूके के अलावा 5 बड़े जीनियस थे जिन्होंने मिलकर इस सिस्टम को प्रोग्राम किया था। लेकिन बाद में कुछ अजीब हो गया। गवर्नमेंट ने उनमें से 4 लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सूके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तुम उसे इस तरह भी कह सकते हो जैसे उसे एक पर्सनैलिटी चेंज मिल गया। पहले जो कि वो एक बहुत ही जीनियस आर्किटेक्ट समझी जाती थी अब वो बिल्कुल बेकार हो गई थी। सिर्फ अपने भाई के भरोसे सारा दिन अपने घर में ही रहती थी। गवर्नमेंट ने भी उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। रैन उसे कहता है क्या तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में पता है कि गवर्नमेंट जिस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंटेशन कर रही थी वो प्रोजेक्ट कौन सा था? क्या तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में पता है? आर्किटेक्ट उसे कहता है मुझे इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सब कुछ हमसे छुपा कर रखा। उन्होंने बस हमारे जैसे आर्किटेक्ट्स को हायर किया था एक प्रोग्राम बनाने के लिए। हमें नहीं पता कि उन्होंने इस प्रोग्राम के साथ क्या किया या फिर ये कैसा प्रोग्राम था। हमें सारी बात नहीं बताई गई। रैन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि डबल वेकन क्या होता है? आर्किटेक्ट उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ऐसा मत कहना कि तुम एक डबल वेकनर हो। रैन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुमने भी अपग्रेडेड डंजन्स को देखा है, इवोल्यूशन मूड वाली डंजन्स को। नेक्स्ट सीन फिर से फॉरगेटन सी डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ल्यू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सूके जिस पायरामिड के अंदर गई है वहाँ के गॉड का नाम हॉरेस है। गिल्ड लीडर उसे कहता है मिस्टर ल्यू इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो वहाँ पर जाकर बॉस के साथ फाइट करेगी। मिस्टर ल्यू से कहते हैं परेशान होने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर जो गॉड है उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक मेज है। ठीक है, वो एक भूल भुलैया है। वो लड़की वहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगी। वहाँ पर जो गॉड है उसकी स्पेशल पावर तुम्हें पता है क्या है? उसकी स्पेशल पावर का नाम गॉड ड्रीम है। जो भी उस पायरामिड के अंदर जाएगा वो उसे गॉड ड्रीम में भेज देगा, यानी कि वो उसे दूसरी दुनिया में भेज सकता है उसके अपने माइंड में। लेकिन ये बात तो अच्छी है कि वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं है, वो वहाँ पर अकेली गई है। हमारी एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले भी ऐसा हो चुका है। जो लोग उस हॉरस के पायरामिड के अंदर गए थे वो लोग उस गॉड हॉरस के गॉड ड्रीम स्किल के साथ इफेक्टेड हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने किसी दुश्मन को मार रहे हैं कि वो हमारे अंदर मौजूद हमारी नफरत को यूज करती है और हमारे सामने उसी बंदे को लाती है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कई बार सूके को भी दिखाते हैं जो कि गॉड ड्रीम के अंदर फंस चुकी है। सूके एक सड़क के ऊपर होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। सूके कहती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई? उसी वक्त उसके पास से रैन गुजरता है। सूके उसे देखकर पहचान जाती है और उसके पीछे भागना शुरू करती है। मिस्टर ल्यू कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग डंजन के अंदर जाते हैं तो हमारे साथ बहुत ही पावरफुल मैजिशियंस होते हैं या फिर हीलर्स होते हैं जो कि हमें हील कर सकते हैं या फिर उसके इस गॉड ड्रीम को डिस्पेल कर सकते हैं। लेकिन सूके वहाँ पर अकेली गई है, वो उसके गॉड ड्रीम से नहीं निकल पाएगी। सूके ट्रैफिक के बीच से भागती हुई जा रही होती है। गाड़ियों वाले ब्रेक्स लगाते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो? क्या तुम नीचे आकर मरना चाहती हो? लेकिन वो रैन के पीछे पीछे भाग रही होती है। मिस्टर ल्यू कहते हैं सूके की पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि वो तो अब तक हॉरेस के पाम में आ चुकी होगी, यानी कि उसके जाल में फंस चुकी होगी। सूके भागती हुई जाती है और रैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है रैन यहीं पर रुको। रैन वहीं पर रुक जाता है लेकिन उसी वक्त पीछे से गाड़ी आती है और सूके को ठोक देती है। सूके ऊपर की तरफ उछलकर जमीन के ऊपर गिर जाती है। उसके सामने खड़ा होता है। रैन उसकी तरफ देखता और कहता है तुम तो सूके हो, अपने भाई के मरने के बाद तुम तो काफी ज्यादा हाई स्पिरिट में लग रही हो। लगता है कि तुम्हें अपनी भाई की मौत का जरा भी दुख नहीं हुआ। साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर सी जैन गॉड साइते के साथ फाइट कर रहा है। सी जैन अपने पास एक सीरम निकाल कर पीता है जिसके बाद उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन गॉड साइते बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बार बार उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से सी जैन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। सी जैन इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वो अपनी तलवार को नीचे टेक कर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है ये वाला गॉड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर आकर अकेले आकर गलती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि वाकई मैंने गलती कर दी है। साइते भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम यहाँ पर जब आए थे तब तुमने कहा था कि तुम एक मर्द हो और तुम मर्द की तरफ फाइट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर देखो अपनी हालत तो देखो जरा, तुम तो किसी काम के नहीं निकले। सी जैन उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ये सारी बातें करने की जरूरत
नहीं, मैं अभी भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारा स्टेमिना है। सीजन कहता है मुझे बस एक और पोशन को यूज करना पड़ेगा, एक और लिक्विड की बोतल पीने से मेरे अंदर दोबारा से एनर्जी आ जाएगी और मैं इसकी कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ लूंगा। लेकिन जैसे ही वो पोशन को ढूंढने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पास पोशन वाला लिक्विड खत्म हो चुका होता है। साहित्य भी ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारा तो यहाँ पर एंड हो चुका है, तुमने काफी अच्छे से फाइट की, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा जब तक कि ये डंजन रीसेट नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद रीसेट होने के बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। साहित्य बड़ी ही स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि सीजन भी हार मान लेता है और कहता है मुझे लगता है मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। साहित्य कहता है पर मुझे इस तरह नहीं मरना, मेरा एक सपना था, मैंने सानवू से कहा था कि मैं उसके साथ मिलकर एक गिल्ड बनाऊंगा जो कि इस पूरे सिटी का सबसे बेस्ट गिल्ड होगा और मुझे भी एक एचिलॉन बनना है। उसी वक्त ऊपर की तरफ दिखाते हैं रैन भी वहाँ पर आ जाता है। एक तरफ से साहित्य उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ से रैन ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है उस पर अटैक करने के लिए, यानी साहित्य पर। साहित्य जैसे ही अपना पंजा आगे बढ़ाकर सीजन पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त रैन नीचे उतर आता है और उसके बाजू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से साहित्य जल्दी से पीछे हट जाता है। साहित्य का बाजू भी जख्मी हो जाता है। सीजन उसकी तरफ देखता है और कहता है ज़ेंग रैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रैन साहित्य के सामने खड़ा हो जाता है। रैन सीजन से कहता है तुम इसको इसी तरह समझ लो, मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी। थोड़ी देर पहले इस डंजन के बाहर तुमने बुलेट को काट कर मेरी जान बचाई थी, अब मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा दी तो हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। साथ ही रैन अपने हीलिंग स्किल को एक्टिवेट करता है और सीजन की बॉडी पर जितने भी जख्म होते हैं उन सबको हील करना स्टार्ट कर देता है। सीजन जब हील हो रहा होता है वो उससे कहता है रैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। रैन उसे कहता है इस डंजन के बाहर मैं सानवू से मिला था, सानवू ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। रैन उसे कहता है सानवू तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था, हालांकि मैं वैसे भी इस डंजन में आने वाला था, लेकिन सानवू की वजह से मुझे डायरेक्टली यहाँ पर आने पड़ा है और मैं काफी ज्यादा जल्दी आ गया हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी थी। सानवू ने कहा कि तुम बड़े बेवकूफ हो और तुम अकेले ही फाइट करना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पर किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। उसने बाहर मुझे ढूंढा और मुझे तुम्हारे पास भेज दिया ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, इसलिए उसने मुझे सीधा यहाँ पर भेजा है इस गॉड के पिरामिड के अंदर। रैन उसे कहता है तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट सानवू बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है, उसने बहुत ही जल्दी से सिस्टम को हैक कर लिया। मैं देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, उसके पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। सीजन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ सानवू ऐसा ही है, और साथ ही वो उसको थैंक यू करते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तो इस बॉस के सामने घुटने टेक कर हार मानने वाला था। रैन उसे कहता है ये सारी बातें बात के लिए बचा कर रखो, पहले हमें इस बॉस के साथ फाइट करनी है, पहले इसको खत्म करते हैं। सीजन उसे कहता है आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कब से मैंने ये एक्साइटमेंट छोड़ दी, जब से मैंने अकेले काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एक एचिलॉन बनना चाहता था, एक फर्स्ट क्लास का एचिलॉन, इसलिए मैं कभी भी किसी दूसरे के साथ टीम अप नहीं होता, मैं हमेशा अकेले ही डंजन्स के अंदर जाता था। साइतो उन दोनों से कहता है तो यहाँ पर एक और आ गया है, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके हाथ से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। वो उन सब से कहता है लगता है कि तुम दोनों एक बात को भूल रहे हो कि मुझे गॉड ऑफ वार और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है, और अगर गॉड ऑफ वार के पास उसकी आर्मी नहीं होगी तो फिर वो गॉड ऑफ वार कैसे होगा। अब चाहे तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी कर लो, तुम दोनों बहुत ज्यादा वीक हो, मेरे सामने जीतने का कोई चांस नहीं। साहित्य अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ा सा स्पीयर बनाता है जिसका नाम स्पीयर ऑफ वार होता है। वो उसको यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर अटैक करता है और उसका वो स्पीयर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। साहित्य अपने स्पीयर से कहता है अंदर तक चले जाओ, हेल तक, जहाँ से मेरे सोल्जर्स को बाहर लेकर आओ, और वो स्पीयर ऑफ वार जमीन के अंदर धंस जाता है, जिसकी वजह से जमीन शैटर होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। रैन और सीजन भी बहुत ज्यादा चुकन्नी हो जाती है। रैन कहता है मुझे लगता है कि मेरी वजह से अब डिफिकल्टी लेवल पहले से बढ़ चुका है। सीजन उसे कहता हाँ इसके अटैक्स पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखते हैं, जैसी लाइटनिंग वहाँ से हटती है तो वहाँ पर कुछ डेड स्केलेटन्स खड़े होते हैं। रैन कहता है ये वाला गार्ड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये वाला गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर इस फॉरगेटन सी डंजन का बॉस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सीजन उसे कहता है तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। लेकिन सीजन जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है तो रोशनी हटने के बाद वहाँ पर डेड सोल्जर्स की पूरी एक आर्मी होती है। वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं, वहाँ पर कोई 4-5 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं। साहित्य उन दोनों से कहता है मेरी इतनी ज्यादा आर्मी के सामने क्या अब तुम दोनों के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम दोनों इनके सामने भी हंस सको। उन सारे डेड सोल्जर्स के हाथ में बाले होते हैं, वो अपने बाले लेकर सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि वो दोनों सेंटर में खड़े होते हैं। सीजन रैन से कहता है थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों मिलकर इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया, तुम्हें अपना ख्याल उसी रखना पड़ेगा। रैन उसे कहता है तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। वो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीजन सोच रहा होता है मेरा तो ओरिजिनल प्लान यही था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, लेकिन अब मुझे इन सबसे फाइट करना पड़ेगी। रैन उसे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी जल्दी हार मत
मानो, अभी हम लोग इनके साथ फाइट करते हैं। रैन जल्दी से अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को अपने बैलेंस मोड में चेंज कर लेता है और भागता हुआ उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है चलो फिर इनसे फाइट करते हैं जब तक कि हमारी आखिरी सांस चल रही है। जैसे ही वो उन सबको मारना स्टार्ट करते हैं, रैन कहता है ये सारे बहुत ज्यादा वीक हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं। सीजीएन भी बहुत सारे स्केलेटन्स को मार देता है और कहता है यहाँ पर तो और बहुत सारे आ रहे हैं, तब तक साइते जिंदा है, ये पता नहीं कहाँ से निकलते आ रहे हैं। रैन उसे कहता है तो फिर इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम कभी स्काई टावर में गए हो? सीजीएन उसे कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने कभी स्काई टावर नहीं देखा। रैन उसे कहता है मैं स्काई टावर से होकर आ रहा हूँ, वहाँ पर मैंने इसी तरह के बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामना किया है। मुझे लगता है कि मैं पूरा दिन इन सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बुरा प्लान है। हमें कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा, हमें इनके बॉस को मारना पड़ेगा। साइती अभी भी अपने पास से बहुत सारे स्केलेटन्स निकालता जा रहा होता है और उन सबसे कहता है लगता है कि तुम लोगों को वार टैक्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आर्मी मेरे साथ जिंदा रहेगी, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये आर्मी दोबारा से रीजनरेट करती रहेगी जब तक कि तुम दोनों में से सिर्फ एक नहीं बच जाता। उसके बाद वो ग्लैडिएटर मूड में चला जाएगा और मैं उसके साथ 1-on-1 फाइट करूंगा। नेक्स्ट सीन पिरामिड के बाहर का होता है, फर्नांडो ओएसिस का। वहीं पर क्लोवर गिल्ड की मास्टर भी आ जाती हैं। गिल्ड लीडर मिस्टर ल्यू से कहता है मिस्टर ल्यू मुझे लगता है कि किसी गिल्ड की लीडर यहाँ पर आ रही हैं। क्लोवर गिल्ड की लीडर वहाँ पर आते ही उसे कहती है मिस्टर ल्यू हमें एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज मिला था कि यहाँ पर कुछ लोग फंस गए हैं, उन सब की मदद करने के लिए जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ज़ाओबी भी अपनी गिल्ड लीडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती है चलिए शुक्र है आप यहाँ पर आ गई, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वहीं पर जियांग चैंग गिल्ड के लीडर भी आ जाते हैं अपने साथियों के साथ। उनके गिल्ड मास्टर का नाम कीसू जैन होता है। मिस्टर ल्यू उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों के यहाँ पर आने की वजह से हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, हम लोग इस फॉरगेटन सी डंजन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर एक तीसरे गिल्ड वाले मेंबर की भी एंट्री होती है जो कि गिल्ड लीडर है, जिसके गिल्ड का नाम रॉयल मैप गिल्ड है। उन सबसे कहता है अगर एक जगह पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी वो कीड़े मकोड़े ही रहते हैं, वो लोग किसी डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। मिस्टर ल्यू उन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सब लोग तो टॉप गिल्ड वाले हो। वहीं पर रॉयल मैप गिल्ड वालों के साथ 2 और बंदे भी होते हैं जो कि सिटी के सबसे टॉप हंटर्स हैं। रॉयल मैप ग्रुप का लीडर उन सबसे कहता है एसोसिएशन वालों ने हमसे हेल्प मांगी थी तो हम लोग अपने साथ इन दोनों को भी लेकर आए हैं ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्प हो जाए। रॉयल मैप ग्रुप का लीडर आगे बढ़ता है और क्लोवर गिल्ड के लीडर से कहता है तुम्हें यहाँ पर देखकर खुशी हुई, मुझे तो लगा था कि तुम सारा दिन बैठकर सिर्फ वीडियोस ही बनाती हो, मुझे नहीं पता था कि तुम वापस में डंजन के बिजनेस में आ गई हो। रॉयल मैप गिल्ड का लीडर उन सबसे कहता है चलो अभी ठीक है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ जिन्हें मैं अपने साथ स्पेशल लेकर आया हूँ। ये दोनों फर्स्ट एचिलॉन है। वो यहीं पर उन दोनों के नाम बताता है, एक का नाम जो होता है वो वैन फेंग होता है और दूसरे का नाम लू वैन होता है। बाकी के सारे हंटर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये दोनों वाकई में फर्स्ट एचिलॉन है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट सी के सबसे टॉप गिल्ड के मेंबर्स हैं। मिस्टर ल्यू कहते हैं ये दोनों तो वाकई में फर्स्ट एचिलॉन है, मुझे इन्हें देखकर लगा था कि मेरी आंखों ने धोखा दिया है, लेकिन ये तो वाकई में फर्स्ट एचिलॉन है। मिस्टर ल्यू आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट एचिलॉन वैन फेंग के सामने अपना हाथ करते हुए कहते हैं मैं चीफ जाओ के लिए काम करता हूँ, एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। वैन फेंग हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुम एसोसिएशन के मेंबर हो या फिर किसी और टीम के? मेरा यहाँ पर तुम्हारे से कोई भी काम नहीं है, हम लोग यहाँ पर डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। जैसे ही हम लोग इस डंजन को क्लियर कर लेंगे मैं तो यहाँ से जाना चाहूंगा, किसी बार में बैठकर लड़कियों के साथ मजा करूंगा। मिस्टर ल्यू से कहते हैं हाँ हम लोग इस डंजन को क्लियर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वैन फेंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, तुम कैसे हमें बता सकते हो कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना? लू वैन आगे बढ़ता है और वैन फेंग से कहता है वैन फेंग तुम्हें मिस्टर ल्यू के लिए सारी बात को मुश्किल नहीं करना चाहिए, जो वो कह रहे हैं वो चुपचाप मान जाओ। लू वैन आगे बढ़ता है और मिस्टर ल्यू के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। असल बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर रॉयल मैप गिल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आए, हमारे यहाँ पर आने की रीजन हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। मिस्टर ल्यू उन दोनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इन दोनों के ऊपर कौन है जो इन दोनों को ऑर्डर दे सकता है? ये दोनों तो फर्स्ट एचिलॉन है। आखिर इस डंजन में चल क्या रहा है? तो ऊपर वालों ने यहाँ पर इतने पावरफुल लोगों को भी बेच दिया है और यहीं पर हमारी एपिसोड एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।